दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री 32 साल की थी। उसके पति की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे। उसका जीवन एकाकी था। न कोई बच्चा था और न ही कोई परिवार। सावित्री के पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपना जीवन गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में लगाएगी। सावित्री एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों की पढ़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। हर सुबह सूरज उगते ही सावित्री की दिनचर्या शुरू हो जाती। वह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती और स्कूल जाने की तैयारी करती। उसका छोटा सा घर, जो उसके पति के साथ की याद दिलाता था, अब वीरान और ठंडा महसूस होता था। वह हर रोज अपनी साड़ी को करीने से पहनती, अपने बालों को संवारती और स्कूल की ओर निकल जाती। स्कूल में बच्चे उसे बेहद पसंद करते थे। उनका मासूम प्यार और सवाल सावित्री के जीवन में थोड़ी सी खुशी लाते थे। वह हर बच्चे को अपने दिल से सिखाती और उनकी परेशानियों को समझती। लेकिन जब स्कूल खत्म होता तो सावित्री के जीवन में फिर वही अकेलापन दस्तक देता। रातें उसके लिए सबसे कठिन होती थी। अंधेरा घिरते ही उसका मन भारी हो जाता। वह सोचती, अगर मेरी अपनी संतानें होती तो शायद यह अकेलापन इतना कचोटता नहीं। लेकिन भगवान ने उसकी गोद खाली रखी थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया अध्यापक आया। उसका नाम अनिकेत था। अनिकेत 25 साल का एक युवा, ऊर्जावान और आकर्षक व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। वह सुंदर था, लंबा कद, चौड़ी छाती और तेजस्वी मुस्कान। सावित्री ने जब पहली बार उसे देखा तो वह ठहर सी गई। उसके दिल में हलचल मच गई। यह भावना कुछ अजीब और अनजानी थी। उसने खुद को संभालते हुए अनिकेत का स्वागत किया। नमस्ते, सावित्री ने धीमे स्वर में कहा। नमस्ते, मैं अनिकेत। मैं यहाँ पर नया अध्यापक हूँ, उसने उत्तर दिया। दोनों ने औपचारिक परिचय दिया और स्कूल की व्यवस्था पर चर्चा की। अनिकेत ने बताया कि वह यहाँ अस्थायी रूप से काम कर रहा है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अनिकेत की बात सुनकर सुमित्रा ने उसको कहा, बहुत अच्छी बात है। यह हर किसी को सपने देखने और उनको पूरा करने का अधिकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीते और सुमित्रा ने महसूस किया कि वह अनिकेत की ओर खींचती जा रही है। लेकिन इस तो सावित्री के जीवन का ज्यादातर हिस्सा बच्चों के साथ बीतता था। वह उनके साथ समय बिताकर अपने अकेलेपन को कम करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब से अनिकेत ने स्कूल में कदम रखा था, सावित्री के जीवन में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई थी। अनिकेत का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, उसकी बोलने की शैली और उसका समर्पण। सावित्री हर दिन उसे देखकर खुद को एक नई भावनात्मक उथल पुथल में पाती। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यह भावनाएं गहराने लगी। कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय भी उसका ध्यान अनिकेत की ओर भटक जाता। वह खुद को बार बार टोकती, यह क्या हो रहा है? मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वह मुझसे उम्र में छोटा है और मेरी स्थिति। लेकिन उसका दिल इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। सावित्री ने देखा कि वह अनिकेत के साथ बातचीत करने के लिए बहाने ढूंढने लगी थी। अगर स्कूल में कोई बैठक होती तो वह अनिकेत के पास बैठने की कोशिश करती। अगर उसे किसी मदद की जरूरत होती तो वह बिना झिझक उसकी मदद करने पहुंच जाती। यह सब करते हुए उसे खुद पर थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती कि यह सब सामान्य है। धीरे धीरे सावित्री और अनिकेत के बीच बातचीत बढ़ने लगी। स्कूल के माहौल में जहां दोनों सहकर्मी थे, वहीं सावित्री के लिए यह रिश्ता कुछ और ही रूप ले चुका था। वह हर छोटी बात में अनिकेत का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी, अनिकेत ने सावित्री से पूछा, सावित्री जी, आप इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्या आपको कभी कुछ अलग करने का मन नहीं हुआ? सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मेरे जीवन का उद्देश्य अब यही है। ये बच्चे ही मेरा परिवार है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने जीवन को इन्हीं बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। अनिकेत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा, आपका समर्पण सराहनीय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में भी इससे भी अधिक खुशी हो सकती है?
यह सवाल सावित्री के दिल के भीतर एक गहरी छाप छोड़ गया। उसने अनिकेत के शब्दों को अपने तरीके से समझा। उसे लगा कि अनिकेत भी शायद उसकी भावनाओं को समझ रहा है। कुछ दिनों बाद सावित्री ने अनिकेत को अपने घर बुलाने का फैसला किया। उसने सोच लिया था कि यह समय है जब वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करेगी। उसने खुद को तैयार किया और अनिकेत से कहा, अगर आप कल फुर्सत में हों तो मेरे घर आइए, चाय पर बैठकर बातें करेंगे। अनिकेत ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले दिन सावित्री ने अपने घर को अच्छे से साफ किया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और खुद को शीशे में निहारा। उसने अपने बालों को संवारा और खुद से कहा, आज मैं अपने दिल की बात कहूंगी, शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता हो। शाम को जब अनिकेत दरवाजे पर पहुंचा तो सावित्री ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने उसे अंदर बुलाया और उसे चाय परोसी। दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत का विषय बदलने लगा। सावित्री ने अनिकेत के करीब बैठने की कोशिश की। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, अनिकेत, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी को फिर से जी सकती हूँ। आपने मेरे जीवन में जो खुशी लाई है उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अनिकेत, जो अब तक इसे एक साधारण बातचीत समझ रहा था, अचानक असहज हो गया। उसने सावित्री की आंखों में देखा जहां एक गहरी कामना छुपी हुई थी। सावित्री जी, आप यह क्या कह रही हैं? अनिकेत ने चौंकते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह सब अचानक लग सकता है, सावित्री ने जवाब दिया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। पिछले 5 सालों से मैंने जो अकेलापन महसूस किया है वह अब मुझसे सहन नहीं होता। मुझे लगता है कि आप वही हैं जो मेरी इस जिंदगी को खुशी दे सकते हैं। अनिकेत ने गहरी सांस ली और सावित्री से कहा, सावित्री जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरी हैं, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। मेरे मन में आपके लिए गहरा सम्मान है, लेकिन मेरी भावनाएं आपके प्रति अलग हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो आपकी स्थिति का फायदा उठाए। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने अपनी नजरों को झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। यह मेरी गलती है। अनिकेत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गलती नहीं है सावित्री जी, यह इंसानी भावनाएं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस परिस्थिति को समझें और इसे अपने जीवन में एक सीख के रूप में लें। आप एक मजबूत महिला हैं। आपको खुद को और मजबूत बनाना होगा। उस रात जब अनिकेत उसके घर से चला गया, सावित्री अकेली बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में सोचती रही। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं उसके अकेलेपन और भावनात्मक कमी का परिणाम थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी भावनाओं पर काबू रखेगी और अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। सावित्री के जीवन में उस रात ने एक गहरा बदलाव ला दिया। उसने अपनी भावनाओं को समझने और खुद को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां और अकेलापन हर किसी के हिस्से आते हैं, लेकिन इनसे निपटने का तरीका हमें परिभाषित करता है। अब सावित्री ने अपनी ऊर्जा को ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उसने अपने स्कूल के बच्चों के लिए और भी समर्पण के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मैं इन बच्चों की शिक्षिका हूँ, लेकिन मुझे इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है। अनिकेत की बातें उसके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसने उसे सिखाया था कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना और अपने उद्देश्य को जीवन का आधार बनाना कितना जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना हर इंसान के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी शक्ति में बदलने में है। सावित्री की कहानी बताती है कि जीवन में प्यार और साहचर्य की कमी को किसी उद्देश्य या मिशन से भरा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीख हासिल की हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें। हमारी इस तरह की और प्रेरक और भावनात्मक कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी वाले बाबा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।